4 मई को पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे आए। 9 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण हुआ। मां माटी मानुष की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का हाल आप सबके सामने है। महज 30 दिन के भीतर राज्य में पार्टी टूट गई। बागी गुट ने विधानसभा में विपक्षी पार्टी का दर्जा भी ले लिया। केंद्र में लोकसभा में पार्टी लगभग टूट चुकी है, राज्यसभा में भी टूटने के कगार पर है। कभी एकला चलो का पर्याय बन चुकी ममता बनर्जी इंडी गठबंधन से अपने समर्थन में एकजुट होने की कोशिश भी की, लेकिन बहुत सफलता मिलती दिख नहीं रही है। आखिर इन सब के पीछे क्या वजह है? इसके लिए क्या भाजपा जिम्मेदार है? उसको जिम्मेदार ठहराना कितना जायज है? क्या वाकई टीएमसी अंदर से इतनी खोखली हो चुकी थी कि 30 दिन भी बगैर सत्ता के नहीं टिक पाई? क्या कांग्रेस या इंडी गठबंधन के सदस्य जानबूझकर तृणमूल कांग्रेस से एक दूरी बनाकर रखना चाहते हैं? अगर यही हाल रहा तो पश्चिम बंगाल की राजनीतिक तस्वीर कैसे रहने वाली है? और इस टूट के बाद क्या केंद्र में एनडीए की बढ़ी हुई ताकत कुछ और रंग लाएगी? इस पर करेंगे खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊंगा। उससे पहले देख लीजिए कि बंगाल से दिल्ली तक टीएमसी में टूट पर ममता विरोधी और ममता समर्थक क्या कह रहे हैं। 20 सांसद ने आज हस्ताक्षर करके हमने माननीय स्पीकर महोदय को चिट्ठी दिया कि हम अलग से बैठ के केंद्रीय सरकार राज्य सरकार से तालमेल के काम करना चाहते हैं। हम लोग जाते थे, 2-3 लोग भाषण देते थे, सुन के हम लोग घर चले जाते थे। वन वे ट्रैफिक, ये हर समय ये वन वे ट्रैफिक। लोग परिवारवाद से भागना चाहते हैं, परिवारवाद को ख़त्म करना चाहते हैं। पहला एजेंडा ये है। बाकी इनकी जो इमेज टीएमसी का तरह का खराब हो गया, उसको सुधारना भी चाहते हैं। दीदी का सिंबल लेकर 2 दिन पहले दीदी 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 दीदी, थोड़ा बहुत इलेक्शन इधर उधर हो गया तो आज दूसरा घर, इसका कोई क्रेडिबिलिटी होता है? तेरा साथ बांग्लो है, तेरा साथ नरेंद्र मोदी है, तेरा साथ अमित शाह है, तेरा साथ चीफ मिनिस्टर है, तेरा साथ ईडी है, तेरा साथ सीबीआई है, और मेरा साथ मां माटी मानुष है। मां मेरा पार्टी है, मेरा साथ पार्टी है, मेरा साथ वर्कर है, मेरा साथ पश्चिम बंगाल का पब्लिक है। तो ये सारे बयान राजनीतिक गहमागहमी को साबित करने के लिए काफी है, लेकिन ये कई सारे सवाल भी खड़े करते हैं। उन सारे सवालों का जवाब लेने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक सोमनाथ सिंह रॉय साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक संजय सरकार साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी कुछ देर में जुड़ेंगे, सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक सज्जन कुमार सिंह साहब हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में सोमनाथ सिंह राय साहब आपसे करना चाहूँगा कि आपको क्या ऐसा ही अंदेशा था कि अगर पार्टी हार जाती है तो ऐसे ही बिखर जाएगी? क्योंकि पहले से कई लोग ये कह रहे थे कि जब तक सत्ता है तभी तक तृणमूल कांग्रेस है। कुछ साल पहले मुकुल रॉय ने जब जिंदा बीजेपी में था, मुकुल रॉय का एक स्टेटमेंट अभी भी मेरे याद में है। उन्होंने बोला था कि अगर कुछ दिन के लिए ये सत्ता में नहीं रहेंगे तो ये पार्टी टूट जाएगा। ये होना ही था। और जो आज हो रहा है ये बहुत पहले मुकुल रॉय ने बता दिया था, जो आज देख रहा हूं हम लोग। और सिर्फ ये नहीं है, बंगाल में क्या है, जो रीजनल पार्टी है, इससे पहले भी बांग्ला कांग्रेस नाम करके एक पार्टी था, रीजनल पार्टी, चीफ मिनिस्टर हुआ था अजय मुखर्जी। ठीक है, वो पार्टी अभी कहाँ है? पूरा खत्म हो गया। रीजनल पार्टी एक बार सत्ते से जाएंगे तो ममता बनर्जी हो और कोई भी हो, उसको फिर पावर में ले आने में उतना इजी नहीं है। और जो देख रहा हूं हम लोग, हर रोज टीवी में देख रहा हूं हम लोग, हर इतना पैसा इतना पैसा इतना पैसा इतना पैसा, बाप रे बाप रे बाप, इतना पैसा कहां से इन लोगों को मिला है? हम लोग आज तक शुभेंदु अधिकारी ने जिसको जिसको पकड़ाया टीवी में, जिसको जिसको दिखाया, सब एकदम ओरिजिनल ही है। मैं यहाँ पर पॉलिटिक्स का साथ जुड़ा नहीं था, मैं कोई पोस्ट में तृणमूल का नहीं था, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक होने का नाते मैं पूरा ये छानबीन करते थे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। मैं ये भी आपको बोल रहा हूँ लखन साहब, जो आप देख रहे हैं ना, बहुत अच्छा बन के कोई बोल रहा है हम एनडीए करेंगे, मैं अलग से ब्लॉक बनाएंगे। ये सब ममता बनर्जी से फायदा लिया। अभी ये लोग भागने का कोशिश कर रहे हैं। आप बोलिए, ये ट्रिपल जो मिल रहा है, जो सामान मिल रहा है घर से,
ये तो ममता बनर्जी का घर से नहीं मिला है ना, वो कोई पंचायत प्रधान का, कोई नहीं म्यूनिसिपैलिटी का जो चेयरमैन है उसका घर से ये सब निकाल रहा है, मिनिस्टर का घर से ये सब निकाल रहा है। तो ये सब ये ऊपर वाले नीचे वाले मिलकर पूरा लूट लिया बंगाल को। और ये मैं बता रहा हूं, और ये पार्टी को वापस आने का कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है। संजय सरकार साहब, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि सत्ता में नहीं रहती है क्षेत्रीय पार्टियां पश्चिम बंगाल में तो वो टिक नहीं पाती हैं, उनका वजूद खत्म हो जाता है? तृणमूल कांग्रेस इसका ताजा उदाहरण है। देखिए, अगर इतिहास उठाएंगे ना तो बहुत कुछ आपको जानकारी मिलेंगे। दीदी को 5 गलती थे। दीदी पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद घोड़ी का लड़ाई मालूम है आपको? पृथ्वीराज चौहान ने घोड़ी को छोड़ दिया था, नतीजा क्या हुआ? दोबारा आया। इसको मतलब जो पृथ्वीराज चौहान जी को आपको जो लड़ाई भी हराया है, और दूसरे नंबर क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, हत्या भी कर दिया था। दूसरे नंबर बात क्या है, दीदी अलेक्जेंडर पुडू वाला कहानी करने चाह रहा था। तो अलेक्जेंडर पुडू को पूछ रहे हैं, भाई पुडू तुम मेरे से क्या उम्मीद करता हो? तो पुडू बोला जो एक राजा दूसरे राजा से जो उम्मीद करता हूँ वही उम्मीद करता हूँ। तीसरा गलती मैं आपको बता रहा हूँ, जयललिता और करुणानिधि का बीच में फुटबॉल मैच हुआ था, मालूम है आपको? जब मतलब जो 96 में जब करुणानिधि आया, 91 के बाद में 91 में 96 में, तब करुणानिधि ने क्या किया था, जयललिता को अरेस्ट कर लिया था। और 2001 में जब वापस आया, करुणानिधि को फुटबॉल खेलते खेलते अरेस्ट कराया गया था। ठीक है, तो ये सब जो कहानी है ना, ये सब देख के शिक्षा लेने चाहिए। दीदी पहले क्या किया, पुरु जैसे कहानी कर दिया, क्या होगा? जो होना था वही हो गया था। काफी गेम दीदी को हाथ में थे, काफी प्रूफ थे, काफी एविडेंस थे, लेकिन दीदी आगे नहीं बढ़ा है। पुरु जैसे सोच लिए तब मैं बोला हम पुरु हैं, आप अलेक्जेंडर है, सोच लिए है। आज बंगाल में अंडा थेरापी हो रहा है, जिसको जिसको पकड़ा गया है, किसको जहां पर जिन नेता को ऊपर क्यों कर रहा है, करने का कारण ये है जो आप घर से डर से मत निकले हैं। और हर पार्टी को नेता को घर से कहा मिल रहा है, जो मतलब जो मिलने के बाद कंडोम भी मिल रहा है, कंडोम भी मिले। इतना कंडोम अगर दुकान में नहीं मिलेगा जितना नेताओं को घर में, ये तो साजिश है। तो नंबर 3, आज सीआईडी दीदी को घर में पहुंचे थे। आज क्या था, दीदी अगर थोड़ा भी अगर राजा अलेक्जेंडर और पुरु वाला कहानी नहीं करते थे तो ये घटना आज नहीं घटता था। दीदी को देखना नहीं पड़ता। दीदी को आज जो छवि है, दीदी को छवि को आज का बेइज्जत करने के लिए, दीदी को छवि को खराब करने के लिए, दीदी को सबको मतलब जब करने के लिए आज ये तैयार हो रहे हैं। अरे सोमनाथ जी छोड़िए ना, नाना करते आप छोड़िए, आपको बता अरे मैं नहीं, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जो बोल रही है नहीं मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। एक मिनट, एक सेकंड, गिव मी 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट। आप आपके बारे में गिव मी 1 मिनट। सोमनाथ जी, संजय जी को बोल लेने दिए, फिर आपके पास आता हूँ मैं, उनकी बात पूरी हो लेने। मैं आज बता रहा हूँ, आज पार्टी जाते भी है, कोई परवाह करने की जरूरत क्यों? दीदी एक सिंबल है, दीदी एक दल है, दीदी एक नेत्री है, दीदी ममता इस जनता, जनता इस ममता। ये हकीकत बात है, ये कोई नहीं बोल सकता। आज भी क्राउड लीडर है। जिस तरफ से मैंने आपको सोशल मीडिया में औरत लोग रोते हुए देखे हैं, बंगाल में जो आज भी 1 महीना सरकार नहीं हुआ, आज बंगाल का जनता रास्ता में रो रहा है, कटोरी लेके कहीं पर बैठ गया है, कटोरी लेके स्टेशन में बैठा, हमको भिक्षा दो, भिक्षा दो, भिक्षा दो। आज 5 रेप हो चुका है। शुभेंदु अधिकारी बोला था हम अगर सुबह आएंगे शाम को इनकाउंटर कर देंगे, अगर जो पकड़ा जाए। 5 आरोपियों में 1 को इनकाउंटर कर पाए हैं आपने? आज जो कर रहा है एक साजिश, पॉलिटिकली साजिश है, मतलब विपक्ष के बदनाम करने के एक षड्यंत्र रच रहे हैं। इसके अलावा इसके पास कुछ ही नहीं है। मैं आपको एक चीज बता, चुनाव तो धांधली से जीता है, चुनाव तो धांधली से, लोकतंत्र को उपाय में नहीं जीता, लूटतंत्र को उपाय से जीता। जो लूटतंत्र चुनाव के नतीजे आ गए हैं, अब तो चुनाव के नतीजे आ गए, तो चुनाव कैसे जीता इस पे जाने का बहुत मतलब बनता नहीं है। आशुतोष जी, हर्षवर्धन जी और सज्जन जी हमारे साथ हैं, लेकिन आप कुछ बोलना चाहते हैं? सोमनाथ जी, संक्षिप्त अपनी बात रखें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। राइट, मैं बता चाहता हूं, मैं 1984 से ममता को फॉलो करता हूं, 1984 से। ठीक है, मैं तब स्टूडेंट था, तब से मैं ममता का साथ हूं। सिर्फ ये नहीं है, सीपीएम का अत्याचार से 9 बार हमको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, हमको घर छोड़ना पड़ा। ठीक है, हम लोग एरिया में रह नहीं सकते थे। ममता बनर्जी हम लोग का लीडर था, लेकिन वो ममता बनर्जी, आज का जो ममता बनर्जी है, सबसे बड़ा अगेंस्ट में जाने वाले वही होता था जो वो ममता बनर्जी था। आज का ममता बनर्जी का सबसे ज्यादा विरोधी वो ममता बनर्जी होते थे जो ममता बनर्जी को हम लोग फॉलो किया था। 2014 में अभिषेक बनर्जी आने का बाद, आज आप समर साहब बोल रहा था, 2014 में अभिषेक बनर्जी आने का बाद ये तृणमूल का ये हाल होना चालू हुआ। ये मेरा बात नहीं है, सबको आप किसी को पूछ लीजिए।
अभिषेक बनर्जी का ऊपर उसका इतना स्नेह, इतना सिंपैथी है, अभिषेक बनर्जी को लीडर बनाना है, चीफ मिनिस्टर बनाना है। आप बोलिए ना, इलेक्शन में हार गया, घर में मीटिंग है, 80 एमएलए से मेरे हिसाब से 60 एमएलए वहां पर प्रेजेंट था। वहां पर अशोक देव जैसे 80 उम्र का एमएलए है, वहां पर समर मुखर्जी जैसे एमएलए है, शोभुंदा जैसे एमएलए है, फिर बोला स्टैंडिंग ऑबिशन दो अभिषेक बनर्जी को, क्यों? वो अच्छा से इलेक्शन किया। ये कौन सा इलेक्शन, ये कौन सा ममता बनर्जी है? ये ममता बनर्जी को देखकर हम लोग सोमनाथ जी इस पे आएंगे। संजय सरकार साहब इस पे कुछ रिएक्ट भी करना चाहते हैं, आप दोनों के पास आऊंगा, लेकिन बाकी मेहमानों को शो में जोड़ लूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब, ये जैसा कि आपने सुना अभी, संजय सरकार साहब कह रहे थे कि ममता बनर्जी एक सिंबल है, एक नेत्री है, और पार्टी भले ही टूट जाए लेकिन उनका अस्तित्व खत्म नहीं होने वाला है। तो ये जो टूट हो रही है, ये सिर्फ अवसरवादिता है क्या? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो लोग पार्टी तोड़ के अलग गुट बना रहे हैं, ये उस पाप कर्म में बंगाल की जनता के साथ जितना नीच कर्म हुआ है, जितना अत्याचार हुआ, उसमें बराबर की भागी। तो इसलिए इनके साथ कोई सहानुभूति नहीं हो सकती। ये सब अंडा, थप्पड़, जूता, चप्पल, इसके डर से ये सब भाग रहे हैं। ये कोई भले लोग नहीं है, और भले लोग वो भी नहीं है जो बरसों बरस सूती साड़ी और हवाई चप्पल के आवरण में ममता बनर्जी के राज में हो रहे कुकर्म को सिर्फ इसलिए दबाते रहे, कह रहे वो तो मोदी से लड़ रही है। वो भी भले लोग नहीं, और ये बेईमानी दोनों ही उतनी खतरनाक, इनमें से कोई भी कम नहीं। और बल्कि वो वाली तो चलिए, वो जो तो लोग नेता इनको हैं। अपने साथ ले रहे हैं, नहीं, मैं जो लोग इनको अपने साथ ले रहे हैं वो तो जानते हैं इनका इस्तेमाल करके फेंके। ये उनको भी पता है, इसमें कोई भ्रम मत पालिए। राजनीति में साथ लेना, साथ देना, लक्ष्मण जी, ये कोई बात ही नहीं है। असली तो मुश्किल ये है कि अगर हम आप ये काम करने लगे, अगर बौद्धिक बेईमानी होने लगे, इस तरह की, मतलब ये कैसे हो सकता है कि जिस तरह की चीजें पश्चिम बंगाल में दिख रही थी उसको एक लाइन में बड़े जनरलाइज कर दिया जाए। क्या पॉलिटिकल वायलेंस का कल्चर है वहां पश्चिम बंगाल में? अरे भाई, पश्चिम बंगाल देश से बाहर है क्या? पश्चिम बंगाल में जो कुछ होता रहा उसके बाद उस पर, और उसमें सोमनाथ सिंह राय जैसे लोग भी हैं, ये भी तो टीवी पर अभी सुर बदले हैं ना इनके, अभी तो ये बड़ी अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं। उन ममता बनर्जी को तो हर कोई पसंद करता था भाई, इसमें कोई बट नहीं है। और कोई आज ये कह दे कि ममता बनर्जी नेता नहीं, ममता बनर्जी बड़ी शानदार नेता है। लेकिन क्या ममता बनर्जी ने 2011 से 16 के बाद जो कुछ किया वो बंगाल के साथ अन्याय नहीं था? पश्चिम बंगाल को आप सोचिए लक्ष्मण जी, चूंकि हम लोग बिजनेस चैनल पर बैठे हैं तो जरा वो बात कर लें। और ये कहने मुझे कोई संकोच नहीं कि उस दिन मैं ही शिफ्ट देख रहा था, जब आवाज की शिफ्ट में मैं ही उस वक्त इंचार्ज था जब ये खबर आई थी। तो मुझे याद है, मुझे रतन टाटा का रोता हुआ चेहरा याद है। पता नहीं कैसे, कौन से बौद्धिक लोग कर क्या रहे थे। बंगाल बर्बाद हो रहा था, इंडस्ट्री भागती चली जा रही थी, टैक्स पेयर मुंबई के बाद एनसीआर में चले आए। टॉप टैक्स पेयर जो है, रिटर्न भरने वाले लोग, आईटी रिटर्न जो भरते हैं, वो मुंबई के मुकाबले अब कोई जगह है तो दिल्ली एनसीआर। कोलकाता जो सारे बड़े इंडस्ट्रीज का, हर्षवर्धन जी, नैनो कारखाना चल रहा है हिम्मतनगर में, जो बनाया था गुजरात में, चल रहा है क्या? आपको जानकारी है कुछ? नैनो जो फैक्ट्री टाटा बनाया तो चल रहा है कि बंद है, मालूम है आपको? कितना इंडस्ट्रीज बंद है, आप बताइए ना थोड़ा। मैं बताता हूं। देखिए, एक तो ऐसे एक लाइन के सवाल जवाब से तो नहीं चलेगा, लेकिन हाँ, नैनो ने क्या किया है जरा एक बार जाके वहां देखिए। मैं आपको आग्रह करूंगा कि नैनो 11,000 फैक्ट्री बंद हो चुका है, उमरगांव से लेकर जामनगर तक। तो ले लो भाई, उमरगांव से लेकर जामनगर तक 11,000 फैक्ट्री जीआईडीसी में बंद हो। संजय जी, आप एक बार सुन लेते हैं। संजय जी, हमारे चैनल पर थोड़ा सा डिबेट दूसरे तरीके से होता है। एक वक्ता को बोलने दीजिए, फिर दूसरे वक्ता को समय देते हैं। हम लोग बीच में बोलने की कोशिश हम लोग थोड़ा सा कम करते हैं ताकि श्रोता को पूरी बात समझ में आए। हर्षवर्धन जी अपनी बात रख लेते हैं, फिर आपको जो सवाल पूछना हो हर्षवर्धन जी से सीधे आप पूछ सकते हैं। नैनो अगर एक मैसेज पर नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात लेकर चले आते हैं, और आज देश में विपक्ष क्या कहता है कि सब कुछ तो गुजरात चला जा रहा है, सेमी कंडक्टर भी चला गया, सब कुछ चला गया, हर छोटा बड़ा टाउन गुजरात का इंडस्ट्रियल हब बनता जा रहा है। उसके साथ जो पूरी वेंडर और इंसिलरी क्रिएट हो रही है, उसमें से किसी के बारे में आपको कोई अनुमान है? मजाक करते हैं आप लोग टीवी पर बैठकर, आप लोग ऐसे खी करके कुछ भी बोलते रहते हैं, समझ है कोई? 11,000 फैक्ट्री बंद हो चुका है, 4 लाख करोड़ रुपए कर्जा है गुजरात का, 4 लाख रुपए कर्जा है। अगर मॉडल और मेडल है तो 4 लाख 4.5 लाख कर्जा क्यों है? आप बताइए ना। तथाकथित इस तरह का कम्युनिज्म और सोशलिज्म में ले जाते हैं ना, ये बर्बाद करने की कोशिश है। आप लोग नहीं चाहते कोई ढंग से रहे, आप कहते हैं कलकत्ता बड़ा सस्ता है,
अरे सस्ता क्या है, वहां स्थिति ये है कि आप जरा बिल्डिंग को थोड़ी देर कलकत्ता घूम जाइए, जिसको लंदन के मुकाबले खड़े होना चाहिए था। और जो अगर पूरे कलकत्ता की जर्नी देखें, ब्रिटिशर्स के समय से स्वतंत्रता प्राप्ति और आज टॉप इंडस्ट्रियल सिटी थी वो, क्या कर दिया आपने? क्यों मेट्रो में शामिल था? खत्म कर दिया उस शहर। संस्थागत तरीके से पहले कम्युनिस्टों ने 34 साल में और 15 साल में ममता बनर्जी ने। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब जो बात होगी वो इसके आगे की बात होगी, इंडस्ट्री डेवलपमेंट, रोजगार, सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी बात होगी। जीआईडीसी का फुल फॉर्म मैं बोल और दीजिए। कोई बात करना ही नहीं चाहता हूं। जीआईडीसी का फुल फॉर्म बता दीजिए। हंसी मजाक करना हो करते रहिए, ये मैं जानता हूं, ये बड़ा जीआईडीसी का फुल फॉर्म बोल दीजिए। करके आप लोग गुजरात चाहते हैं कितना विकास किया, तो जीआईडीसी का फुल फॉर्म बोल दीजिए ना। जीआईडीसी का फुल फॉर्म बोल दीजिए, गुजरात कितना विकास किया। आपको गुजरात के लिए जीआईडीसी का आपको फुल फॉर्म जानना है? संजय जी, आप गलत आदमी से बात कर रहे हैं। आपको अर्थशास्त्र की पढ़ाई है कि नहीं है? मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी हूँ, मुझे मत बताइए। और आप ही लोग दिन भर कहते रहते हैं कहां से जीआईडीसी स्टार्ट होता है, कहां खत्म होता है? देश में एक ऐसा काम कर दिया, प्रधानमंत्री को सब वही सूझता है। जीआईडीसी का फुल फॉर्म बोल दीजिए यार। जीआईडीसी कहां से स्टार्ट होता है, कहां खत्म होता है, बोल दीजिए। आप में से कोई भी एक मॉडल राज्य का क्यों नहीं दे ऐसा करते हैं। आप कौन सा हम लोग बाकी हर्षवर्धन जी, हम लोग कहां खत्म होता है बताइए ना। हर्षवर्धन जी, ऐसा करते हैं हम लोग बीच में दो अपने वक्ताओं को और जोड़ लेते हैं, फिर हम लोग इस चर्चा को आगे रखेंगे। संजय जी, आपके पास कई सारे सवाल हैं। हर्षवर्धन जी, संजय जी के पास कई सारे सवाल, हर्षवर्धन जी के लिए मैं आऊंगा। संजय जी, आपके पास आप सवाल एक एक करके लिख लीजिए, फिर हम लोग हर्ष जी जवाब देंगे उसका। इस बीच आशुतोष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक सज्जन कुमार सिंह साहब भी हैं, जो कि चुनाव के दौरान वहां पे थे, भी वहां के पल्स को समझा भी था। सबसे पहले आशुतोष जी, ये जो पूरा मामला हुआ पिछले 30 दिन के भीतर, ताश के पत्ते की तरह जो टीएमसी बिखर गई, और जो अभी आपने सुना 3 वक्ताओं की अपनी अपनी दलीलें यहाँ पे थी, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये इसमें कहीं से ये कहना है कि भाजपा थी जांच एजेंसियों का सहारा लेकर के पार्टी तोड़ने का काम किया है, जो टीएमसी के समर्थक वहाँ पे दलील दे रहे हैं, या फिर वाकई स्थिति इतनी नाजुक थी कि सत्ता हटने के बाद बहुत ज़्यादा टिके रहने की गुंजाइश थी नहीं? देखिए लक्ष्मण जी, हो सकता है कुछ लोगों को इस बात को उम्मीद हो कि वहां नई सरकार बनने के बाद उद्योग धंधों की एक नई गंगा बहेगी, औद्योगिकीकरण होगा, अर्बनाइजेशन होगा। हो सकता हो जाए, मुझे तो उम्मीद नहीं है। मुझे उम्मीद इसलिए नहीं है क्योंकि एक जमाना था जब भारतीय जनता पार्टी में जो लोग कैमरे पे पैसा लेते हुए पकड़े जाते थे, उनका करियर खत्म हो जाता था। बंगारू लक्ष्मण और दिलीप सिंह जुदे उसके उदाहरण है। आज वो मानदंड बदल चुके हैं, वो वैल्यू सिस्टम पूरी तरीके से बदल चुका है, वो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बदल चुकी है। तो अब उसके बाद भी अगर आपको उम्मीद हो कि वहां पर भ्रष्टाचार से किसी तरीके की कोई लड़ाई होगी, वहां भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी तरीके का आंदोलन होगा, वहां भ्रष्टाचार आमूल चूल तरीके से खत्म हो जाएगा, तो मुबारक हो। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तो उस भारतीय जनता पार्टी को देखता था जहां ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। दूसरी बात देखिए, ये जो पूरा का पूरा खेल हुआ है, इसमें निश्चित तौर पर ममता बनर्जी की अपनी कमजोरियां थी। ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी को उस तरीके संभाल के नहीं रखा, और उसकी जिसका नतीजा यह हुआ कि आज उनकी पार्टी 3/4 विधायक उनसे बिदक चुके हैं और 2/3 सांसद उनसे हटने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ इसी वजह से क्योंकि अभिषेक बनर्जी के रवैये से लोगों को नाराजगी थी? अगर ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच ये भी है कि किस तरीके से एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, और इसको अगर कोई आदमी नकारता है तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना उसके बारे में। दूसरी बात, मुझे लगता है इस देश के अंदर ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, ये पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। जो भी आदमी जिस भी पार्टी से चुनाव लड़ता है, अगर उसको वो पार्टी पसंद नहीं आ रही है, अगर उस पार्टी का नेतृत्व उसको ठीक नहीं लग रहा है, तो फिर वो अपने पद से इस्तीफा दे, दोबारा दूसरी पार्टी से चुनाव लड़े और चुन के आ जाए। 2/3 बहुमत और उसके बाद मर्जर, एंटी डिफेक्शन लॉ का मजाक हो रहा है। दरअसल कानून की जिस तरीके से परिभाषा आजकल स्पीकर महोदय दे रहे हैं, जिस तरीके से तमाम संस्थाएं दे रही हैं, वो दरअसल भारत के संविधान का खुला मजाक है। एक समय सोचा गया था कि आयाराम गयाराम की पॉलिटिक्स खत्म करते हैं, तो ये हुआ कि 1/3 बहुमत की एक बात कर दी जाए, फिर उसके बाद 2/3 प्लस मर्जर। अब तो 2/3 भी नहीं होता, मर्जर भी नहीं होता, फिर भी पार्टी टूट जाती है। तो ये 1 लाइन का कानून बनना चाहिए। जो भी आदमी, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या जो भी एमएलए अपनी पार्टी को छोड़ेगा, दूसरी पार्टी ज्वाइन करेगा, ऑटोमेटिकली उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। अगर ये कानून बन जाए तो इस देश का बहुत भला होगा, और जो भी आदमी ईमानदारी से इस्तीफा देना चाहेगा वो दे सकेगा।
लेकिन अगर कोई ये सोच रहा हो कि दरअसल सिर्फ ममता बनर्जी की गलतियों की वजह से या अभिषेक बनर्जी की गलतियों की वजह से वहां भगदड़ मची हुई है और 2004 मई के पहले वहां पर पूरी तरीके से एनार्की थी और अब वहां पे रामराज्य लौट आएगा, तो कम से कम हम लोगों को किसी इल्यूजन में नहीं रहना चाहिए। हर्षवर्धन जी, थोड़ा सा रिएक्शन आपका चाहूंगा मैं, चूंकि जिस आर्थिक तरक्की का हवाला आपने दिया था उसका जवाब यहाँ पे कुछ हद तक आशुतोष जी देता हुआ दिख रहे हैं, और साथ ही साथ इन्होंने दल बदल कानून पर भी सवाल उठाए कि इसका मिसयूज हो रहा है। इस पे संक्षिप्त टिप्पणी आपकी, फिर सज्जन जी के पास जाऊंगा। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई बट नहीं है, और मैं तो बहुत लंबे समय से बहुत इस पर तीखी टिप्पणी करता रहा हूं, और मैं तो इसका विशुद्ध पैरोकार हूं। जो आशुतोष जी कह रहे हैं इस वाले से तो मैं पूर्णतः सहमत हूं कि विधायक, सांसद कोई भी है, जिस पार्टी के सिंबल पर चुना गया है, अगर वो पार्टी बदलता है तो फिर से जाकर जनादेश ले। एक लाइन की बात है, इसमें कोई बट नहीं, मैं इसमें आशुतोष जी से पूर्णतः सहमत हूं। लेकिन दूसरे वाले पे मेरा ऐतराज है। आशुतोष जी कह रहे हैं कि सब एजेंसीज का दुरुपयोग करके सब हुआ है। अब कमाल यह है कि आज भी आशुतोष जी मानने को तैयार नहीं कि ममता जी के राज में चारपाई के नीचे घुसा हुआ है, छिपा हुआ है तृणमूल का नेता, साड़ी के बीच में घुसा हुआ है तृणमूल का नेता, हेलमेट पहन के भाग रहा है तृणमूल का नेता, ऑटो में ऊपर माइक लगा के कह रहा है भाई जिसका कमीशन लिया था, कट मनी लिया था, वापस ले लो। पार्क में बैठकर मोहल्ले में कह रहा है कि भाई देखो हमने चुनाव के पहले ले लिया था, अब हमारी सरकार नहीं है। उस पर कुछ भी नहीं बोल रहे। एजेंसी का दुरुपयोग था ये सब। जहांगीर खान, अगर ये नहीं हुआ होता तो जहांगीर खान आज माननीय विधायक होता। दल बदल की जरूरत नहीं, वो माननीय विधायक होता। मैं फिर कह रहा हूं, पश्चिम बंगाल में जितने अनर्थ, कुकर्म और पाप हुए हैं, हम सबको ईमानदारी से उसका बचाव करने से बचना चाहिए, क्योंकि देश जब हमें सुनता है तो उसको ये ठीक नहीं। और सभी राजनीतिक दल कुछ ना कुछ करते हैं, हर राज्य में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन बंगाल, मैं सचमुच कह रहा हूं, मैं जितनी बार इधर गया और ये जो हालात हुए वो एकदम अलग था। वो गिरोह की तरह चला रही थी ममता बनर्जी, और अगर फिर भी उसको नहीं स्वीकार करना है तो फिर तो भाई क्या कह सकते हैं कि सबका अपना सोचने का तरीका है। ठीक है, इसमें संजय जी और सोमनाथ जी भी रिएक्ट करना चाहेंगे। सॉरी आशुतोष जी कुछ कह रहे हैं, आप म्यूट पे हैं सर। मैं कह रहा हूं ये अच्छा होता कि अगर इस बारे में भी चर्चा होती कि जो कैमरे पे पैसा लेके पकड़े गए, जिनके खिलाफ सीबीआई के केसेस हैं, और वो खुद प्रधानमंत्री जी ने उसकी तस्दीक की है, खुद प्रधानमंत्री जी ने उसका जिक्र किया है, उनके मुख्यमंत्री बनने के बारे में क्या टिप्पणी होनी चाहिए? क्या ऐसे लोगों को माफ कर देना चाहिए? क्या ये एक नया यार्डस्टिक भारत की राजनीति के अंदर है? तो फिर बंगारू लक्ष्मण का क्या दोष था और दिलीप सिंह जूदेव का क्या दोष था, जिनका करियर खत्म हो गया? नहीं, ये किसी नहीं, आशुतोष जी बड़ी अच्छी बात आपने कही। आप फिर बड़ी चतुराई से और बहुत ही, मतलब चूंकि आप विद्वान पत्रकार हैं, इतने बड़े पत्रकार हैं, तो आपने बड़ी आसानी से फिर डाइवर्ट कर दिया। जो किसी के आर्थिक अपराध का, भ्रष्टाचार का मसला है, उसमें कौन कह रहा है किसी को छोड़ देना चाहिए? अब मान लीजिए सोनिया जी, राहुल जी जमानत पर हैं, तो क्या हम कहें कि उनको राजनीति करने का अधिकार नहीं? इस पर आप बोलेंगे, कहेंगे ना सोनिया जी राजनीति करें ना शुभेंदु राजनीति करें, ये आप बोल पाएंगे? आप ऐसे बोलिए तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जिसकी आप बात कर रहे हैं वो दोनों अलग है। भ्रष्टाचार के मामले में कानूनी कार्रवाई एक पार्टी में था, दूसरी पार्टी में गया, ये तो मैं भी मानता हूं। कई ऐसे मसले दिखते हैं कि जो दूसरी पार्टी में थे तब तक वो उनको ईमानदार लग रहे थे, आज भाजपा में है ये इनको ईमानदार लग रहे हैं। लेकिन मैं जो कह रहा हूं, आम लोगों को परेशान करने वाला, पैसा वसूलने वाला, भ्रष्टाचारी, तोलाबाजी, कमीशनखोरी, अपराध, हिंसा, हत्या, उस पर बोलिए ना सर। असली लोगों को वो परेशान करता है, लोगों का जीवन तो वो खराब करता है। और ये वाला तो फिर मैं कह रहा हूं कि सबके लिए एक बराबर कानून लागू करिए। आप कहिए कि सोनिया जी से लेकर शुभेंदु जी तक सबके खिलाफ एक बराबर कार्रवाई हो। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी बदल गई है जो चाल चिट्टे चेहरे की बात करती थी, जो एक अल्टरनेट पॉलिटिक्स की बात करती थी? और क्या कैमरे पर पैसा लेने वाले व्यक्ति को ही मुख्यमंत्री बनाना जरूरी था? क्या कोई ईमानदार आदमी वहां नहीं था भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिसको मुख्यमंत्री के तौर, अगर भजनलाल शर्मा बन सकते हैं तो फिर वहां क्यों नहीं बन सकते? और यह बात तो प्रधानमंत्री जी ने खुद कही है
क्या कौन सी मजबूरी थी? आप संजय ऐसे सरकार व्यक्ति सर, को मैं आऊंगा आपके पास, आपके इशारे को मैं देख रहा हूं। संजय सरकार सर, आऊंगा आपके पास में। सिर्फ एक लाइन लक्ष्मण जी, एक लाइन। अगर किसी बहस में अभी तक आशुतोष जी ने संजय जी और डीके सोमनाथ जी, शिव आऊंगा मैं कुमार आपके पर ऐसे ही सवाल खड़े किए हो तो मुझे वो बताइएगा। अगर डीके शिव कुमार पर ठीक ऐसे ही सवाल खड़े किए हो तो अच्छा है कि आज आशुतोष जी ये चर्चा कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं जितने लोग हैं सबको कहा जाए, लेकिन क्या ये संभव है? और दोनों में मैं तो मूल मुद्दे की तरफ जा रहा हूं, जनता अब वाले ऐसा मुद्दे करते की बात ही नहीं कर रहा आशुतोष। आप लोग एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं तो हमारे बाकी मेहमान चुप होकर बैठे रहेंगे। आप लोग पास आता हूं, फिर से एक बार सज्जन जी को जोड़ लूं अपने शो में। सज्जन जी, हर्षवर्धन जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया कि जो स्थानीय स्तर पर जिस, लेकिन सांसद विधायक वाले पे मेरी पूर्ण सहमति है। ये इसको सचमुच करना चाहिए कि दल बदल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जवाब देने देंगे जी संजय जी, लक्ष्मण जी? हाँ बोलिए संजय जी, बोलिए संजय जी, बोलिए। अच्छा, अभी इनको सरकार जो हुआ ना 1 महीना भी नहीं हुआ है, ठीक है, 1 महीना नहीं हुआ। मैं एक वीडियो देखा तो भारतीय जनता पार्टी को जो एमएलए है ना, उसको नाम है कोस्तो बागची। हाँ, ये 7 लाख रुपए इसे वसूली मांगा था या 2.5 लाख रुपए आता, तो पूरे तरफ से इसको पीटा। एक चीटागढ़ पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहा है, देखिए ये रिपोर्ट लिखाने के लिए 2.5 और 5.5 लाख रुपया नहीं दिया तो पूरे। आप अपनी बात कह लीजिए, वीडियो मत दिखाई, क्योंकि वीडियो का हम वेरीफाई नहीं कर पाते। आपको जो बोलना है बोल लीजिए। आप दूसरा वीडियो भी दिखाता है, भारतीय जनता पार्टी को मंत्री और जिला अध्यक्ष के खिलाफ बोले थे, कार्यकर्ता जो वसूली उठा रहा है बीरून डिस्ट्रिक्ट, उसको कार्यकर्ता को जेल में घुसा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी को पंचायत मेंबर मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना का घर देने के नाम करके 2000 से लेकर 10,000 रुपए वसूली चालू कर दिया। ये जो एक्सटॉर्शन इंडस्ट्रीज जो बनाया हुआ ना, ये खत्म होना ना हिंदुस्तान के अंदर खत्म होना बहुत मुश्किल बात है। ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये महान भ्रष्टाचार, लेकिन करना पड़ेगा। लेकिन इसको कौन? सज्जन कुमार सिंह साहब, ये एक्सटॉर्शन इंडस्ट्री जो है, ये खत्म करना काफी मुश्किल बात है। और इन्होंने, आपने देखा सरकार सामने पश्चिम बंगाल के एक वीडियो दिखाए, और इससे पहले हर्षवर्धन जी ने वहां के हालात बयां किए। आज देखिए, ये सरकार में आज भी 1 महीना भी नहीं हुआ। 1 महीना संजय जी, आ रहा हूं आपके पास। क्या हो रहा है? संजय सरकार सर, आपके पास आ रहा हूं, 1 मिनट जरा सज्जन जी को सुन लेते हैं, फिर आपके पास आता हूं सज्जन जी। ये देखिए, ये जो एक्सटॉर्शन का कल्चर है, ये बेसिकली टीएमसी की लेगेसी है। और अभी जो भारतीय जनता पार्टी बंगाल में है, उसको आप उसमें एक बड़ा अंश तृणमूल जनता पार्टी का भी है, इसलिए चुनौती का मामला है। इसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि बंगाल में उस मानसिकता के लोग जो आए हैं, 5 साल पहले आए हो, अभी हाल में आए हो, हालांकि कम हुआ। लेकिन सवाल ये भी है कि जो बंगाल की जनता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्रीय नेतृत्व है, उनको इस बात का अंदेशा है। तो निश्चित तौर पे मुश्किल है, लेकिन इसको रोकने की मंशा भी है। और दिख भी रहा है कि जो पहले 1 महीने में जिस तरह के फैसले हो रहे हैं, कम से कम जो आप कहते हैं कि राइट नॉइज जो होनी चाहिए, चाहे री इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो, चाहे बाकी वेलफेयर स्कीम को कंटिन्यू करने की बात हो, लेकिन हाँ, ग्राउंड पे जिस तरीके से टीएमसी के लोग टूट रहे हैं, तो एक तो उसका लोग कह रहे हैं कि भाई ये पार्टी टूटनी तय थी, लेकिन साथ ही साथ इसका भी ग्राउंड पे बहुत ज्यादा इस बात की चिंता है कि बीजेपी में उनका एनमास कहीं धीरे धीरे कोऑप्शन ना हो जाए। कारण यही है कि जो टीएमसी की लीडरशिप है, वो बंगाल के उस एक्सटॉर्शन, तोलाबाजी, कट मनी, दुर्नीति, आप जितने भी शब्दों को ला दे, ये लोगों का जीवंत एक अनुभव बंगाल में रहा है, और उससे भाजपा जो अभी है उसको सचेत रहना चाहिए। दूसरी बात देखिए, अभी जो बहस चल रही है उसमें टीएमसी का इम्प्लोजन जो है, जो टूट रही है, सवाल है कि बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां खत्म होने लगी हैं। यूपी में बीएसपी का हाल देख लीजिए, बाकी और भी तमाम शिवसेना का, एनसीपी का, बहुत सारी पार्टियां, लेकिन टीएमसी जिस तरीके से बिखर रही है, उस लिहाज में अगर आप देखें तो उसका एक राष्ट्रीय संदर्भ भी है। राष्ट्रीय संदर्भ क्या है कि आप देखिए कि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां बनी 1980 के दशक से लेके बाद में, उनका एक प्लैंक था, उनके होने का एक मतलब होता था कि वो क्षेत्रीय पहचान की बात हो, क्षेत्रीय अस्मिता की बात हो, वहां के हितों को राष्ट्रीय पार्टी के तुलना में ज्यादा मजबूती से उठाने की बात हो, उसको लेके वो उठे थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि आपकी कोई विचारधारा नहीं थी। दूसरी, आपके पास आज के तारीख में कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो ये दिखाए, बंगाल में चाहे टीएमसी हो या बाकी क्षेत्रीय पार्टियां हो, कि आप उस क्षेत्र के, वहां के जनता के हितों को राष्ट्रीय पार्टियों के तुलना में ज्यादा मजबूती से उठा रहे हैं। और तीसरा, जो हम बात करते हैं इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टीज के अंदर में, तो क्षेत्रीय पार्टियां तो हमेशा से इंटरनल डेमोक्रेसी के मामले में सबसे कमजोर रही हैं। वहां तो नेपोटिज्म चलता है,
बाल ठाकरे भी जाते जाते अपने बेटे को बिठा के गए। ममता बनर्जी आज के डेट में वो एक बहुत महान लीडर रही है, बंगाल के हिसाब से बड़ी लीडर है, कैरिज्मेटिक थी, लेकिन आज के तारीख में ममता बनर्जी जितना भी प्रयास कर रही है वो किस चीज के लिए कर रही है कि लोग अभिषेक को, टीएमसी के सारे नेता अभिषेक बनर्जी को वहां पे मान ले नेता, जबकि सबको पता है कि 2014 में सांसद बनने के बाद 2016 में सीपीएम को हरा और कांग्रेस के अलायंस को हराने के बाद जब इनको पता लग गया कि सीपीएम को हराने का हमारा उद्देश्य पूरा हो गया है, तो पहली इसकी परिणति यह हुई कि 2018 में जिस तरह का वायलेंस हुआ था पंचायत इलेक्शन में, वहां के सांसदों को दौरा दौरा के मारा गया था सीपीएम की, कि एक मुश्त सारे के सारे सीपीएम के सपोर्टर बीजेपी की तरफ, वाम से राम की तरफ शिफ्ट हो गए। और उसके बाद 19 के बाद जब आईपैक को लाया गया तो आईपैक कर क्या रही थी? अभिषेक बनर्जी की बिडिंग कर रही थी। सारे गुंडों को आपने वहां पे नेता बनाया, गुंडों का सहारा नहीं लिया, गुंडों को नेता बनाया। जो नेतृत्व ममता बनर्जी के साथ सिंगूर, नंदीग्राम और उससे पहले से साथ में थी सीपीएम के समय से, उनको ह्यूमिलिएट करके आपने साइडलाइन किया और एक्सटॉर्शन के, ये वहां के लोगों का अनुभव है। अब वैसी स्थिति में आज जब टीएमसी टूट रही है तो क्यों नहीं टूटे? कोई विचारधारा नहीं है, कोई प्रोग्रामेटिक आपके पास इमेजिनेशन नहीं है, आपके पास बंगाल के संजय सरकार सर इस पे मैं आपका हाँ संजय सरकार सर इस पे आपका रिएक्शन चाहूंगा, लेकिन सोमनाथ जी बहुत देर से इशारा कर रहे हैं कुछ बोलने के लिए। सोमनाथ सिन्हा साहब, सिर्फ हर्षवर्धन जी को से दो बात कहने का है मेरा। संजय जी आ रहा हूं आपको, संजय सरकार सर आ रहा हूं आपके पास। आप मेरा बारे में बोला है, मैं इसीलिए आपका आंसर देना चाहता हूं। मैं ना तृणमूल कांग्रेस का एक बूथ स्तर का भी मेंबर नहीं था, ये पहले सुन लीजिए। दूसरा बात, यहाँ का सबसे बड़ा जर्नलिस्ट सुमन चट्टोपाध्याय, उसका किताब में मेरे को लेकर एक चैप्टर लिखा था, मेरा ऑनेस्टी के लिए मैं तृणमूल नहीं कर सकते थे। ये मेरे के लिए लिखा है, मेरे सिर्फ ऑनेस्टी के लिए, मेरा ऑनेस्टी के ऊपर आंगुल मत उठाइए। दूसरा बात है, मैं सिर्फ नहीं हूँ, 41% वोट ये इलेक्शन में भी तृणमूल कांग्रेस को मिला है। तो वो 41% में मैं भी था, मैं भी सोचता था ममता बनर्जी को देखकर कुछ अच्छा काम होगा। लेकिन शुभेंदु अधिकारी पावर में आने का बाद, बीजेपी पावर में आने का बाद, जो देख रहा हूं हम लोग टीवी में, जो दुर्नीति देख रहा हूं, ये कभी सोचा नहीं। हम लोग इसीलिए पार्टी नहीं किया था हर्षवर्धन जी, जब हम लोग सीपीएम का अगेंस्ट लड़ाई चालू किया था, हम लोग ऑपर्चुनिस्टिक नहीं है। अगर ऑपर्चुनिस्टिक होता तो उस टाइम सीपीएम करते थे, कभी तृणमूल कांग्रेस नहीं तो कांग्रेस नहीं करते थे हर्षवर्धन जी, ये ध्यान पे रखिए। हम लोग ऑपर्चुनिस्टिक नहीं हूं, सीपीएम के हराने में हमारे भी खून गया, हमको भी घर छोड़ के रहना पड़ा। दूसरा बात है, 2014 के बाद अभिषेक बनर्जी आने का बाद भी ये पार्टी का जितना डाउनफॉल चालू हुआ, 2014 में अभिषेक बनर्जी उसका घर पे हमको बुलाया। क्या वो एक ही लाइफ में एक ही बात अभिषेक बनर्जी का साथ मिला है, हमको बुलाया। क्यों हमको बुलाया? आप इलेक्शन में कुछ काम नहीं करेंगे, घर में बैठा रहें। क्योंकि हमारे वहां पर जो एमएलए 2010 में ज्वाइन किया था तृणमूल कांग्रेस में, वो एमएलए का पास बहुत पैसा था और वो एमएलए मेरा खिलाफ अगेंस्ट में था। अभिषेक बनर्जी घर पे बुला के हमको बोला है, एमएलए नहीं चाहते है, एमएलए नहीं, एमएलए में का पैसा नहीं चाहते है, आप तृणमूल का होकर मेरे होकर इलेक्शन में काम नहीं करेंगे। तो एक ही बार लाइफ में अभिषेक बनर्जी के साथ मिला है। मैं बता रहा हूं, आप यहाँ पर जो हो रहा है, हम लोग 1977 का बाद यहाँ पर डबल इंजन सरकार नहीं देखा। अभी डबल इंजन सरकार है। मैं सिर्फ ये जिस टाइम 1984 में जस्ट रास्ते चलना चालू किया था, उस टाइम सपना था सीपीएम को हटा के एक अच्छा बांग्ला बनाने के लिए, और उम्र हो गया 60 बरस से ज्यादा। अभी शांति से मरना चाहता हूं, ऐसा एक बंगाल देखना चाहता हूं जो डेवलपमेंट किया है, और कुछ नहीं। हर्षवर्धन जी, कुछ पाने के लिए, कुछ लेने के लिए मैं टीवी में नहीं बैठता हूं। हर्षवर्धन जी बहुत ही मार्मिक से अपील की, लेकिन बस दो लाइन बोल दूं, क्योंकि सोमनाथ जी ने इतना कुछ कह दिया। मैंने आपका नाम लिया, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं कि मैं आपके ऊपर एक टिप्पणी कर रहा हूं। इसको फिर से मैं दोहरा दूं, ये मैं उस चरित्र की टिप्पणी कर रहा हूं जो इतने वर्षों, मैं ये कहता हूं कि जैसे ये सारे विधायक सांसद जिनको आज ज्ञान हो रहा है कि टीएमसी बड़ी खराब है, वो पहले नहीं जानते थे, वो उसमें साथी थे। ऐसे ही टीवी पर हम आप जो बैठते हैं तो लोग सुनते हैं। आप पॉलिटिकली किसी के पक्ष विपक्ष में हो सकते हैं, लेकिन जो कुछ वहां गंदगी हो रही थी, जो अपराध हो रहा था, जो बंगाल को बर्बाद किया जा रहा था, आप जो शब्द आपने कहा कि बंगाल हमारा वो बढ़िया वाला बांग्ला बने, सोनार बांग्ला बने, प्रतिष्ठित बांग्ला बने, वो जब नहीं बन रहा था तो लोगों को बोलना चाहिए था। जिन्होंने नहीं बोला वो बिल्कुल गलत किया। और मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कोई हर्षवर्धन जी,
हर्षवर्धन जी, मैं बंगाली चैनल में एसएससी के अगेंस्ट बोला था, आरजीकर कांड में जो हुआ था उसका अगेंस्ट बोला था, जब मुकुल राय को भगा गया था उस टाइम में भी बोला था, मैं उस टाइम भी बोला था। जो मैं बोलता हूं मैं खुद विश्वास नहीं करता हूं, जो विश्वास करता हूं वो मैं बोल नहीं पाता हूं। हमको डायरेक्ट उसका घर पे बुला के मेरे को थ्रेट किया था, हमको जेल का अंदर घुसा देंगे अगर टीवी में मैं ऐसे बात करेंगे तो। हर्षवर्धन जी जानते नहीं है, मैं डायमंड हार्बर लोकसभा का अंदर ही एक वहां पर महेशतला नाम करके एक विधानसभा है उसका अंदर रहता हूं। कौन डायमंड हार्बर? जो डायमंड हार्बर केंद्र में, पूरा लोकसभा केंद्र में ममता बनर्जी का एक भी तस्वीर नहीं लगाने देते थे, एक भी पोस्टर नहीं लगाने देते थे, सिर्फ अभिषेक बनर्जी अभिषेक बनर्जी अभिषेक बनर्जी। आप बोलिए, हम लोग ममता बनर्जी को देखकर टीएमसी किया था, लेकिन अभिषेक बनर्जी का आने का बाद ये उम्र में ना जेल में रहना, वो ये घर से फिर भागना, ये सब नहीं होता है हर्षवर्धन जी। हम लोग खुश है इसलिए जो डबल इंजन। मैं शुभेंदु अधिकारी को बहुत दिन से जानता हूं, बहुत दिन से, जब वो तृणमूल का लीडर था, तृणमूल का मिनिस्टर था, तब से जानता हूं। शुभेंदु अधिकारी का अंदर वो करिश्मा है जो करिश्मा अभिषेक बनर्जी के लिए खत्म कर दिया था ये तृणमूल कांग्रेस ने। शुभेंदु अधिकारी के एक ही आदमी है जो अभी सोनार बांग्ला जो मोदी जी ने सपना दिखाया हम लोगों को, फिर भी बोल रहा हूं, मरने का ज्यादा 12 बरस जिंदा रहूंगा। इसके अंदर मोदी जी ने जो सपना दिखाया, हम लोग यही कामना करेंगे सोमनाथ जी की आपकी आयु काफी लंबी हो और आप जो सोनार बांग्ला का सपना देखे हैं वो सपना साकार हो। बांग्ला देखना चाहता हूँ, वो बांग्ला देखना। बिल्कुल, आप वही बांग्ला देखें और आपकी उम्र लंबी, हम लोग यही कामना करेंगे। राजनीतिक विरोध मत विरोध। हाँ नहीं, आपकी इस बहस में जो हुआ है ये हिस्सा निकाल लीजिए, ये रिकॉर्ड है बंगाल की स्थिति और वहां की पीड़ा का, ये रिकॉर्ड है जो सोमनाथ सिंह राय बता रहे हैं। ये व्यक्तिगत सोमनाथ सिंह राव साहब बिल्कुल बहुत ही भावुक अपील कर रहे हैं और हम लोग यही कहें कि सोमनाथ सिंह राव साहब को लंबी आयु मिले और आप सोनार बांग्ला बिल्कुल देखें, आपका सपना साकार हो। और संजय सरकार साहब कुछ बोलना चाहते हैं, बहुत जैसे इशारा कर रहे हैं। अच्छा, संजय मैं सज्जन जी को कुछ पूछना चाहता। सज्जन जी, नोएडा में जो एक्सटेंशन शुरू हुआ था, गाजियाबाद में, लखनऊ में, कानपुर में, बनारस में, अब राजा भैया और उसके बाद बबलू श्रीवास्तव, और बिहार में जो किए थे, मैं एक एक नाम गिनाता हूँ। ये का टीएमसी स्टार्ट किया था मनीष कुशवाहा, अनिल प्रसाद, सुमन यादव, मिथिलेश राय, आपको मतलब जो मनीष कुशवाहा, सुरेश यादव, राजन तिवारी, रंजीत कुमार, अभिषेक कुमार, आकाश सिंह, मनीष यादव, ये का पूरा गूगल का पूरा सर्च कर लिया इन्होंने। नहीं, ये बंगाल से एक्सटॉर्शनिस्ट है, तो क्या ना, बंगाल से टीएमसी है, वहां पर एक्सटॉर्शन याद किया था। आप ना समझ के बोलिए, आप एक्सटॉर्शन को जो बोल रहे हैं ना, एक्सटॉर्शन भारत का सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा मतलब जगह बीमार है, बीमार। आपको जानकारी होना चाहिए। आपने टीएमसी ने शुरू किया, अरे टीएमसी कैसे शुरू करेंगे? ये मालूम है आपको? बंगाल सबसे सोनार बंगाल कब था मालूम है? 77 तक बंगाल सोनार बंगाल था, हकीकत था। बंगाल का सबसे बड़ा इंडस्ट्री था जूट इंडस्ट्रीज। एक इंडस्ट्रीज में 30 से 35 हजार आदमी काम करते थे। जब रेड मिलिटेंट्स यूनियन जब आया, बंगाल धीरे-धीरे। आपको मालूम है आदित्य बिरला को किस तरफ से घुमाया गया था? जीपीओ से लेकर राइटर्स तक उसको कमर में रस्सी बांध के बंगाल से सब इंडस्ट्री लेकर भाग गए थे। मेरे समय में नहीं हुआ था। आज बोल रहा है नैनो आज फेलियर प्रोजेक्ट है। सानंद में जो गया है वो फेलियर प्रोजेक्ट बंद हो चुके हैं, लेकिन बंद हो चुके ये बात बोलना नहीं चाहिए। एक इंडस्ट्रीज होने से बहुत सारे आदमी को नौकरी भी मिलता है, साइड में एक्सेलरी डिपार्टमेंट भी में काम बहुत सारा आदमी कर सकता है। आप जो बात बोल रहे हैं ना, थोड़ा सोच के बोलिए। बंगाल मतलब एजेंसी है एक्सटॉर्शन का, एक्सटॉर्शन बंगाल से कितना सुन लीजिए दादा, अरे सुन लीजिए बताएंगे। अरे आप बता रहे सवाल संक्षेप में पूछिए। नहीं सुन लीजिए, सबसे पहली बात सरकार साहब को सज्जन जी जवाब देना चाहते हैं। सरकार साहब सज्जन जी जवाब देना चाहते हैं, सुन लीजिए। बलात्कार एक बीमारी है दादा, सुन लीजिए, सुनने का पेशेंस रखिए। ठीक है, अरे सुनने का पेशेंस रखिए। सबसे पहली बात देखिए, असामाजिक तत्व कहीं भी पैदा होते हैं, ठीक है। आप जिन राज्यों की बात कर रहे हैं वहां पे भी थे, उनका एनकाउंटर शुरू हो गया है और जनता उसको राशन और शासन पसंद कर रही है। दूसरा फर्क क्या है कि जब हमने कहा कि बंगाल में एक्सटॉर्शन था, ये असामाजिक तत्व नहीं कर रहे थे, ये सरकार इसको प्रश्रय दे रही थी और वो लोग सरकार में शामिल थे। गुंडों को आपने मंत्री बनाया, शेख शाहजहां, शौकत मुल्ला, जहांगीर खान, ये लोग नेता थे। इनको आप सम्मान दे रहे हैं, ये आपके चेहरे बन रहे हैं। सज्जन कहां का मंत्री थे?
कौन से अरे मंत्री थे? इनको, अरे जहांगीर खान को एमएलए बनाया, जहांगीर खान को एमएलए बनाया, एसएल लोगों को लाके अनुव्रत मंडल राकेश सिंह कौन है? राकेश सिंह पहले जाके झुक के आइए। राकेश सिंह कौन है? अर्जुन सिंह कौन है? राकेश सिंह जो फिर वही बात है, बंदर आप टीएमसी का जो एक्सटॉर्शन आनंद सिंह जो टिकट मिलता है, राजा भैया को जो टिकट है, कौन होता है ये? कौन? अरे वहां पे विकास दुबे से लेके कुलदीप सिंह सिंगर, विकास दुबे से लेके कुलदीप सिंह सिंगर कौन है? ब्रिजभूषण कौन है? मणिरत्न कौन है? आप बोल रहे हैं दादा, आपको भगवान ने 2 कान दिया है, 1 मुंह दिया है, सुन लीजिए। विपक्ष का नाम सुना है? विपक्ष का घर से 8 करोड़ रुपया कैश मिला था, वो भी तो एक्सटॉर्शन का पैसा था। वो कर्नाटक का एमएलए था 2023 में। संजय सरकार साहब एक बार सुन लीजिए, आप एक तरफा बोले जाएंगे तो फिर कैसे मामला होगा? आप जब दूसरा पक्ष सुनेंगे नहीं, दूसरा पक्ष सुन लीजिए। एक बार संजय सरकार साहब को थोड़ा सा डाउन करिए, सज्जन जी को बोलने दिया जाए। हाँ, संजय सरकार सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। सवाल ये नहीं है कि केवल बंगाल में गुंडे होते हैं, सवाल ये है कि विकास दुबे से लेके अतीक अहमद जैसे लोगों का वहां पे खात्मा हुआ है। गुंडों का जो राजनीति में दखल देते थे, बंगाल में उल्टा होता था, उनको और प्रोत्साहन दिया गया, प्रोटेक्शन दिया गया और उनके थ्रू वोट एक्सटॉर्ट किया जाता था। ये फर्क है। कोई ये नहीं कर रहा है कि केवल बंगाल में एक्सटॉर्शन हो रहा है। सवाल है कि जब टॉप से डाउन तक पूरी पार्टी ही एक सिंडिकेट की तौर पे दिखे, और ये कोई मैं नहीं कह रहा हूं, वहां पे ग्राउंड की सिचुएशन आपको भी पता है, आप बोलना चाहे या ना बोलना चाहे, ये एक फर्क है। कहीं भी गुंडागर्दी हो, एक्सटॉर्शन हो, वो सही है। सवाल ये है कि उसको रोकना चाहिए। बाकी जो पैसा उठाया 7 लाख मांगे थे किसी से, वो भी सही था। कुछ तो बाकी 7 लाख रुपया जो फिलहाल जुमा 8 दिन एमएलए हो, वो सही है। जो टीटागढ़ पुलिस स्टेशन में बंदा जा रहा है केस, वो सही है। वो एक्सटॉर्शन नहीं है। तो एक्सटॉर्शन का बाहर में क्या? एक्सटॉर्शन का डेफिनेशन क्या? बताइए मुझे, बताइए मेरे को एक्सटॉर्शन नहीं तो क्या मतलब आप कह रहे हैं कि टीएमसी क्लीन चिट, मतलब पाक साफ पार्टी है, सबसे ईमानदार पार्टी है टीएमसी देश में? हम वो नहीं बोल रहे, टोलाबाजी ये सब जो है। ऐसा करते हैं, आप दोनों लोग शांत होइए। हर्षवर्धन जी, आशुतोष जी कुछ बोलना चाहते हैं। आशुतोष सर, फिर हर्षवर्धन जी। 20 सेकंड छोटा जवाब रखिए, ब्रेक पे जाना है। आशुतोष जी, फिर हर्षवर्धन जी। जवाब छोटा रखिए। देखिए, ये नैरेटिव बिल्डिंग में तो बहुत माहिर है हम लोग, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। बंगाल की ऐसी तस्वीर बना दी है ताकि लोग बंगाल को जाना ही पसंद ना करें। ये बहुत गलत टेंडेंसी, बहुत ही गलत वो है। मैं तो फिर वही सवाल खड़ा करता हूं, अगर इतना ही अगर बंगाल के अंदर सिंडिकेट और भ्रष्टाचार गुंडागर्दी से दिक्कत थी तो उनको क्यों मुख्यमंत्री बनाया, जिनके बारे में प्रधानमंत्री खुद कह रहे थे? और उत्तर प्रदेश के बारे में कम से कम 10 लोगों के नाम बता सकता हूं जो एक खास समुदाय से आते हो, जिनके ऊपर सरकार पूरी तरीके से मेहरबान है, उनका कोई एनकाउंटर नहीं होता है। जौनपुर से लेकर बनारस तक सब मैं बता सकता हूं, मैं उत्तर प्रदेश के रहने वाले, मैं जानता हूं। इसलिए यह तस्वीर पेश करना है कि सिर्फ बंगाल के अंदर ही सब कुछ खराब था, सिंडिकेट वहां होता, भ्रष्टाचार वहां, उत्तर प्रदेश के अंदर तो यहाँ पे तो एकदम राम राज जो गंगा बह रही है, ऐसा नहीं है भाई। इसी हिंदुस्तान में हम लोग रहते हैं। आज तक मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिला। मैं बार बार इस सवाल को पूछता रहूंगा। जो आदमी कैमरे पर पैसा लेते हुए पकड़ा गया, बीमारी है, कौन सी मजबूरी थी आपको बड़ी कुर्सी, और इस पर कोई नहीं बोल रहा। इंदिरा गांधी का नाम लिया जा रहा है, सोनिया गांधी का नाम लिया जा रहा है, और डीके शिवकुमार का नाम लिया जा रहा है। मतलब कहीं तो कुछ तो होना चाहिए। और हर्षवर्धन जी को सुन लेते हैं, आशुतोष सर सुन लेते हैं हर्षवर्धन जी को, कुछ जवाब देना चाहते हैं। लक्ष्मण भाई, 30 सेकंड में बड़ी जरूरी बात करनी है, क्योंकि है क्या कि फालतू की बात में तो वॉट अबाउटरी में तो निकल ही जाता है सब। संजय सरकार जी ने 3 बार नैनो का प्लांट क्या हुआ। अब दरअसल यही बिना पढ़े लिखे आने का संकट होता है, हवाई बात करने का। नैनो का प्लांट फुल कैपेसिटी में चल रहा है। टाटा ने वहां दूसरा प्लांट भी शुरू कर दिया। इस देश के लोगों की पेइंग कैपेसिटी, पॉकेट की ताकत बढ़ी, इसलिए नैनो जैसी कार की बजाय ऊपर लोग शिफ्ट कर गए। और टाटा टियागो से लेकर नेक्सॉन तक वहां बनती है, वो फुल कैपेसिटी पे चल रहा है। बाकायदा वहां के गांव इसकी वजह से उनकी संपन्नता देखिए। पश्चिम बंगाल में ये सब हो सकता था, पश्चिम बंगाल में ये सब हो सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से ममता बनर्जी ने और उनकी पार्टी ने नहीं होने दिया। ये समझिए, लोगों का बुरा किया, उनका रोजगार, उनका जीवन, उनके गांव में समृद्धि, वो सब नहीं आने दिया। जीआईडीसी का फुल फॉर्म, जीआईडीसी कहां से स्टार्ट होते हैं दोनों बोलिए। जीआईडीसी कहां से? ठीक है, ऐसा करते हैं फुल फॉर्म ले लेंगे, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक का समय हो गया संजय सरकार साहब, ब्रेक पे लौटते हैं, इस चर्चा को जारी रखें। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं जल्दी से।
ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि टीएमसी में जो बगावत आई है उसके पीछे असली वजह क्या है। दरअसल ब्रेक पे जाने से पहले अलग अलग राय निकल कर आ रही थी और एक बात जो आशुतोष जी ने भी कहा, संजय सरकार जी ने भी कहा कि पश्चिम बंगाल को जिस तरीके से पेंट किया जा रहा है वैसा है नहीं। दरअसल देश के दूसरे हिस्सों में भी कमोबेश वैसी स्थिति है। इसके पीछे अलग अलग दलीलें यहाँ पे दी गई। सोमनाथ सिंह रॉय साहब, आप चूंकि वहाँ करीब से देखे हैं और काफी करीब से जुड़े भी रहे हैं टीएमसी से। नहीं, टीएमसी से जुड़े नहीं थे, वो टीवी में बैठे थे, ये बात सही है, लेकिन फॉलो करते रहे। राइट, फॉलो करते थे। हाँ। मैं ये जो अभी मैं हर्षवर्धन जी को बोलना चाहता हूँ। हर्षवर्धन जी, 2000 आप कुछ भी बोलिए, 2016 तक तृणमूल कांग्रेस ऐसे नहीं था। 2016 में जब यहाँ पर गठबंधन हुआ कांग्रेस और सीपीएम का तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए, तब ममता बनर्जी अपना काम दिखा के 2011 से 16 में जितना काम किया है वो दिखा के ही पावर में आया। चालू हुआ 2016 का बाद अभिषेक बनर्जी का जब पावर मिला है, जब ये आईपैक वाले ने घुसा है, तब से ये तृणमूल कांग्रेस खत्म हो गया। हर्षवर्धन जी, अब ये नहीं बोल सकते हैं जब 15 बरस ही ऐसा था, 15 बरस ऐसे नहीं था। फर्स्ट 6 इयर्स तृणमूल कांग्रेस कुछ काम किया था यहाँ पर, ऐसा नहीं है। ममता बनर्जी 105 स्कीम सोशल स्कीम चालू किया था आम आदमी के लिए, ये तो था। लेकिन पंचायत में ये ट्रिपल अगर चोरी करके घर का अंदर रखेगा लीडर लोग, अगर लीडर लोग वहां पर पंचायत का जो प्रधान है वो सब सामान लेकर घर का अंदर, मिनिस्टर लोग घर में सोफा रखेंगे और कुछ कुछ रख रहे हैं जो हम लोग टीवी में देख रहा हूं, ये सब करेंगे ना, तो ममता बनर्जी कर क्या सकते थे? ममता बनर्जी कर नहीं पाया, ये अलग चीज है। ममता बनर्जी को जो करना चाहिए था उसको रास ले आना चाहिए था अपना हाथों में। वो भरोसा किया आईपैक को, वो भरोसा किया अभिषेक बनर्जी को, वो भरोसा नहीं किया अभी जो लोग उनका साथ में है, शोभन देव चट्टोपाध्याय, अशोक देव, ऐसे जो लीडर लोग था, उन लोगों के ऊपर भरोसा नहीं किया। ममता बनर्जी सिर्फ अपना भतीजा और आईपैक का ऊपर भरोसा किया और वो लोग लूटा है। कुछ भी कीजिए संजय जी, लूटा है ये लोगों ने। मैं फिर भी बोल रहा हूं, ये लोग पूरा लूट के लेकर गया आईपैक। आप किसी को पूछिए तृणमूल कांग्रेस जो लोग करते थे बूथ स्तर में, वहां पर आईपैक का आदमी आके पैसा मांगते थे, तुमको पंचायत का कैंडिडेट करूंगा, आपको एमएलए का कैंडिडेट करूंगा। पैसा एक किससे नहीं, 5 आदमी का पास से लेते थे ये लोग। संजय जी, मैं फिर भी आपको बता रहा हूं, अब मैं नहीं जानता हूं, मैं ममता बनर्जी का साथ में हर प्रोग्राम में था, हर प्रोग्राम में। ऐसा कोई भी प्रोग्राम में था नहीं था मैं जो ममता बनर्जी किया था। ममता बनर्जी जिस दिन हाजरा रोड में ना पड़ा हुआ था, सब सोचा था मर गया, उस दिन में मैं वहीं पर था, मैं ममता बनर्जी को जानते थे, ममता बनर्जी कैसे लीडर है। 2016 अभिषेक बनर्जी आने के बाद पूरा खत्म कर दिया। वो दुख मैं नहीं जानता हूं आपका अंदर है कि नहीं, मेरा अंदर है, क्योंकि ये पार्टी के लिए मैं अपना खून दिया है। मेरा जौवन, मेरा यूथ ने पूरा भरोसा किया था ममता बनर्जी के ऊपर, कुछ तो करेंगे। मेरा घर पे अभी भी 2 भतीजा बेकार बैठा है, कभी मैं जाके नहीं बोला है नौकरी दो। मैं कभी भी, मेरा फैमिली में कोई भी सरकारी कोई भी स्टेप जो प्रोग्राम रहते हैं नहीं लिया हम लोगों ने। आप लोग एक भी नहीं बोल सकते हैं। ये लोग अभी एमएलए एमपी जो लोग भाग रहे हैं ना, ये लोग धंधे के लिए भाग रहे हैं, और हम लोग हमारा पूरा जौवन दिया है, हमारा यूथ दिया है सिर्फ ममता बनर्जी के लिए, एक सोनार बांग्ला देखने के लिए। सोमनाथ जी का कहना है कि दरअसल ममता बनर्जी के नेतृत्व में चीजें अच्छी चल रही थी, लेकिन 2016 के बाद हालात काफी बिगड़ गए और वही इसका नतीजा है कि इस हालात पर टीएमसी पहुंची है। देखिए, अगर राजनीति जो है, मैं आपको संक्षेप में बोलता है, राजनीतिक होता है राजनेताओं को लेकर राजनीति। अगर राजनीति अगर राजतंत्र में बदल जाता है तो हो जाता है जुबराज। जिस दिन जिसको जुबराज बोलना चालू कर दीजिएगा, सोचिए जो उसको जमराज को पास जाना तय हो, बिल्कुल तय हो जाता। मैं आपको हकीकत 2014 के बाद में हम भी मानते हैं पार्टी धीरे धीरे खराब हुआ, लेकिन 2016 तक जितना काम हुआ बंगाल के अंदर में ना, अनएक्सपेक्टेड काम हुआ। लेकिन 2026 भी बच्चे काम हुआ जनता के लिए, रास्ता से लेके घाट से लेके तमाम से लेके सब कुछ लेके। सोमनाथ जी, हम भी 91 से पार्टी से जुड़े हुए, हम यूथ कांग्रेस में थे। हमने आरोप राय, मैं आपको बताता, मैं आरोप राय
नहीं, हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, जब अरूप राय जब मतलब जो जुबा का प्रेसिडेंट था हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में, मैं जनरल सेक्रेटरी था उस समय। मैं आपको बता रहा हूँ 98 में जब पार्टी फाउंडेशन हुआ, हम भी थे, हमसे विरोध हुआ आईपैक के लोग, आपको जानकारी नहीं, आपको मालूम नहीं है। हमने बोला जितना पैसा आप इसको खर्चा कर रहे हैं, चार आदमी को, चार बूथ का कार्यकर्ता, उसको पैसा दे दीजिए। अगर ये इतना कैपेबल है तो अगर एसयूसी जैसे पार्टी मेरे बंगाल में है ना, उसको नेता कोई है, उसको जाकर सरकार बनाने के लिए बोलिए। आपको कभी संजय जी एक सेकंड, गिव मी 1 मिनट, 1 सेकंड, आपने कभी ये देखा है डायमंड हार्बर लोकसभा केंद्र में ममता बनर्जी का एक भी पोस्टर, एक भी तस्वीर नहीं लगाने देते थे अभिषेक बनर्जी का आदमी लोग? ये जानते हैं आपको कभी देवेक और बख्शी ने बुला के आपको थ्रेट किया है जेल के अंदर भर देंगे अगर तृणमूल पर होकर ये सब बात करेंगे? नहीं किया, हम लोग सफर किया समर जी। सुनिए, आप सुन लीजिए, अभी आप सुन लीजिए। हमने बोला जो 4 हजार रुपया के 4 कार्यकर्ता के देते ना, बहुत अच्छे तरह से बूथ संगठन होता है। अगर ये प्रशांत किशोर इतना कैपेबल था तो जनसुराज पार्टी होकर मुख्यमंत्री बिहार में क्यों बन नहीं पाया इतना? अगर मेरा बूथ में कार्यकर्ता नहीं रहता था, अरविंद केजरीवाल का कार्यकर्ता नहीं था, जगन का अगर कार्यकर्ता नहीं था, अगर वो जाकर वहां पर झक मार के वहां पर किसी को मुख्यमंत्री बना सकता है? ये सब बेकार फजूली बात होता है। हम भी एक ग्रास रूट लेवल का कार्यकर्ता से हम उठ के आए हैं, नेशनल लेवल में जब पॉलिटिक्स करता है, तमाम नेशनल पॉलिटिशियन लोग अच्छा संपर्क है। मैं हकीकत बता रहा हूँ। ठीक है संजय सरकार साहब, आपने अपना बायोडाटा दे दिया। सज्जन कुमार सिंह साहब, ये जो लोग, लक्ष्मण जी 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड में खत्म कर देंगे। हिंदुस्तान का अगर सबसे बड़ा बीमारी है ना, एक एक्सटॉर्शन है, 2 रेप, ये दोनों को अगर हिंदुस्तान का अगर से हटाना चाहिए तो एकदम जड़ से इसको खत्म करने पड़ेंगे। ये एक्सटॉर्शन मतलब अगर जड़ से खत्म करने पर, ठीक है, आप एक बिल्कुल आदर्श स्थिति बता रहे हैं संजय सरकार साहब। अब शो का समय थोड़ा सा कम बचा हुआ है तो बाकी लोगों का रिएक्शन लो। एक छोटा सा रिएक्शन सज्जन साहब संक्षिप्त में बताइएगा कि ये जो वहां के पार्टी टूट करके अगर भाजपा पर मिलती है, फिर भाजपा का समर्थन करती है, एनडीए घटक का समर्थन करती है, तो स्थानीय राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा? असर वही पड़ेगा कि बंगाल में कुछ भी नहीं बदला, मतलब पार्टियां बदली, संस्कृति वही रह गई। टीएमसी के लोग आए तो ठीक है, लेकिन जिस संख्या में लोग आ जाएंगे और अगर वैसी संभावना बनती है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं थोड़ा वेट एंड वॉच कर रहे हैं, तत्काल नहीं लेंगे, थोड़ा देख के लेंगे, लेकिन अगर आप इन लोगों को लेते हैं जो इस जनता के नजरिए में जिनको अपराधी माना जा रहा है, ये वो नहीं है, ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं है बाकी राज्यों की तरह। यहाँ पे जो ग्रास रूट पंचायत से लेके टॉप तक जो जनता का अनुभव है, आप जाके देखिए, वहां पे तो इनको अपराधी माना जा रहा है। अगर आप इनको लेते हैं तो निश्चित तौर पे फिर ये तृणमूल जनता पार्टी हो जाएगी, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं रहेगी। पहली बात ये। दूसरी बात एक और है, एक अंतिम बात कि देखिए ये बात कहा जा रहा है कि बंगाल को बदनाम किया जा रहा है या टीएमसी नहीं और जब एक्सटॉर्शन है। हम लोग देखते थे कि एक पॉलिटिकल नैरेटिव मेथोडोलॉजी क्या होती है कि जब आप किसी का बचाव करना चाह रहे हैं तो आप उसको जनरल बना दें कि मुस्लिम कम्युनलिज्म है, वो हर कम्युनलिज्म खराब है, लेकिन हिंदू कम्युनलिज्म है बिल्कुल खराब है। तो ये जो तरीका है ना कि बंगाल और टीएमसी पे जब बहस हो, आप पूरे देश से उसका कंपैरेटिव एनालिसिस लगे तो कहीं ना कहीं एक रेस्पेक्टेबल एग्जिट पॉइंट मिल जाए। ये बहुत ही एक चतुराई वाली एक तरीका होती है। बात यहाँ टीएमसी के बंगाल की है और बंगाल में टीएमसी एक पार्टी नहीं, एक सिंडिकेट। हर्षवर्धन जी नहीं, देखिए सज्जन जो कह रहे हैं उससे तो हम सब सहमत होंगे कि अगर तृणमूल कांग्रेस के लोग इधर आ गए तो फिर तो वही होगा जो कम्युनिस्ट थे। हिंसा और हत्या की संस्कृति मूलतः कम्युनिस्टों की है, वो दुनिया में हत्यारे हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। त्रिपुरा, बंगाल और केरलम, 3 जगह वो सत्ता में रहे और आप वहां देख लीजिए क्या क्या उन्होंने किया, लेकिन उसको बचाव करने वाले मिल जाएंगे। दूसरा, हम कहते हैं कि जब लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में सरकार बदलने पर हम आशा से भरे होते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि किसी भी राज्य में वो हिंसा हत्या की ओर नहीं जाती है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि अभी जब नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष प्रधानमंत्री के तौर पर हो रहे हैं, वो डेवलपमेंट का मॉडल बंगाल में आता हुआ दिखेगा। मुझे इसकी पूरी उम्मीद है और ये जल्द से जल्द होगा। जो शुभेंदु कर रहा है बहुत बेहतर कर रहे हैं। हर्षवर्धन, आशुतोष सर, 35 सेकंड का समय हमारे पास है। नहीं देखिए, ये मैं फिर कहूंगा, बंगाल को लेके एक नैरेटिव बनाने की कोशिश आज से नहीं बहुत लंबे समय से चल रही है और ये दुखद है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कभी भी इस तरीके से किसी स्टेट को पेंट करने के हमेशा खिलाफ रहा हूं, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो। ये जो है कि बिहार में तो जंगल राज होता है,
जब अखिलेश यादव होते हैं तो भ्रष्टाचार राज होता है, टोटी चोर कह के आप उनको बुलाते हैं। ये तरीका ठीक नहीं। ये राजनीति दरअसल देश की राजनीति को खराब करती, चौपट करती है। और मैं इस बारे में पूरी तरीके से कन्विंस्ड हूं कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी बंगाल में कुछ भी नहीं बदलेगा। कुछ भी नहीं बदलेगा। दरअसल काफी अंतर्विरोध है आप में और हर्षवर्धन जी की जो उम्मीदें हैं, बाकी जो स्थानीय मेरा भी उम्मीद है शुभेंदु अधिकारी के पास है। मैं शुभेंदु अधिकारी के देखा है। शुभेंदु अधिकारी जब तृणमूल में था तब मिनिस्टर था, तभी वो बहुत काम नहीं, तब भी काम किया। कुछ नहीं कर पाएंगे ये आने वाले दिन लेकिन हम लोग किसी मौके पे शो करेंगे और देखेंगे कि शुभेंदु अधिकारी ने क्या कुछ बदला है या फिर जो शंकाएं, उन शंकाओं को कितना खारिज कर पाए हैं। लेकिन आप सही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमारे निकालने के लिए। आज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।